जहाँ नुकसान होगा वहाँ भरपाई की जाएगी। इसे जल प्लावन के कारण भी फसलों को नुकसान होगा तो वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिट्टू जी शामिल किया जाएगा। जैसे पंजाब में नुकसान हुआ हम उसको भी शामिल करने का काम करें। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जब जानकारी नहीं है। प्रभावित आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले मैं देश के किसानों को प्रणाम करना चाहता हूं। 2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जोत के छोटे छोटे आकार हैं। किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, ओला इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, इसमें फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। इस बार भी प्राकृतिक आपदा आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी आई, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महाराष्ट्र भी गया था, पंजाब भी गया था और जम्मू और कश्मीर भी गया था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। एसडीआरएफ के अंतर्गत पहले से ही फंड उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि तत्काल राज्य सरकारें राहत दे सकें। इसकी एक किस्त जून में और दूसरी किस्त दिसंबर में हम देने का काम करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ के अंतर्गत 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए 1,28,122 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं ताकि तत्काल राज्य सरकारें प्रभावित जनता के लिए राहत पहुंचा सके। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है। और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमने महाराष्ट्र में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक भरपाई राज्य सरकार वहां कर रही है। और महाराष्ट्र को भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 18,249 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो एक तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राज्य सरकार, हम राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराते हैं, वो किसानों को राहत की राशि वितरित करती है। महाराष्ट्र में भी की जा रही है। और दूसरा हमारा प्रमुख काम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
और दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना है जो विशेषकर फलों के लिए और सब्जियों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। पिछले साल 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे 3,69,00,000 किसानों को 26,342 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र अकेले में, और जिनमें से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,233 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र में माननीय सदस्य ने जो बताया, वहां भी किसानों को भरपूर सहायता की जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाता है। अगर हमारे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय गाय भैंस 37,500 रुपया। अगर भार ढोने वाले पशुओं का बैल या ऊंट जैसे उनका नुकसान होता है तो 32,000 रुपये, बकरी भी मरे तो 4,000 रुपये, और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का काम किया जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में गाद अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपये की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती सारी चीजें, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी हर योजना किसानों को केंद्र में बनाकर बनाई गई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये 2 योजनाएं हमारी है, और इनका आकलन एक का होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर राज्य सरकार करती है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जितना उत्पादन कम होता है उस आधार पर नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है। और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ज़्यादा बारिश, कम बारिश, बढ़ता हुआ तापमान या हीट वेव, कोल्ड वेव, इसका आकलन करके फसल के नुकसान की संभावनाओं के आधार पर नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी इसकी भरपाई करने का काम करती है। और अकेले महाराष्ट्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 26,342 करोड़ रुपया, और पूरे देश में 16 से ये फसल बीमा योजना बनी है। 1,90,000 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। हमने एक संशोधन और किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करेगी तो औपचारिकताएं पूरा होने के बाद जितनी देर करेगी 12% की दर से ब्याज की राशि भी किसान को उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और इसलिए माननीय सदस्य आश्वस्त रहें, वहां पूरा आकलन हो रहा है और आकलन होने के बाद किसान को पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। नारियल की खेती से संबंधित प्रश्न भी आगे है, मैं उस समय पूरा जवाब दूंगा। मैं स्वयं भी गया था कोयम्बटूर, हमने उस फसल का भी आकलन किया है, विशेषज्ञों की टीम भी भेजी है, और कीट प्रकोप से बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी हमने निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ शायद 4था नंबर का प्रश्न इसी पर है, तब मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन कहीं भी अगर कीटनाशकों के कारण भी नुकसान होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उससे मुआवजा दिलाने का काम भी किया है। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा, और अगर किसी कीटनाशक के कारण फसलों का नुकसान हुआ होगा तो जो भी कंपनी संबंधित होगी उसको मुआवजे की भरपाई भी करनी पड़ेगी। हमने कई संशोधन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए हैं। जब उधर की सरकार थी मान्यवर, तब स्थानीय आपदा का कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने बढ़ा के, पहले तहसील को केवल इकाई माना जाता था, हमने गांव को इकाई बना दिया, और फिर स्थानीय आपदा को शामिल करके अगर एक किसान का भी नुकसान होता है तो उसको भी फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, ये प्रावधान किया। हमने अब ये भी विचार किया माननीय अध्यक्ष महोदय कि जंगली जानवरों के कारण भी फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान होता है, और उस नुकसान के लिए
किसान जिम्मेदार नहीं होता। और इसलिए हम दो तरह के प्रावधान, एक जंगली जानवरों से अगर नुकसान होगा तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्लावन के कारण, पानी भरने के कारण अभी बारिश ऐसी आती कि 15-15 दिन तक नदियों का पानी खेतों में भरा रहता है और फसलें पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा जल प्लावन के कारण, फसल डूबने के कारण जो फसल नष्ट होती थी वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं थी। लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार है, जहाँ नुकसान होगा वहाँ भरपाई की जाएगी। इसे जल प्लावन के कारण भी फसलों को नुकसान होगा तो वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिट्टू जी शामिल किया जाएगा। जैसे पंजाब में नुकसान हुआ, हम उसको भी शामिल करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फसलें, बागवानी फसलें और वार्षिक प्लांटेशन के लिए जहां फसल की हानि 33% से अधिक है, वहां 17,000 रुपया तक पर हेक्टर की दर से SDRF की तहत राशि देने का प्रावधान है और 12मासी फसलों में 22,500 रुपया दिया जाता है। वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत की राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है। आकलन में मैंने जैसा निवेदन किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना अगर उन्होंने अपनाई है राज्य ने, तो उसके आधार पर आकलन करके किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं खुद भी महाराष्ट्र होकर आया हूं, नुकसान की जितना नुकसान हुआ है आकलन के आधार पर जितनी राशि होगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी दिलाएगी और NDRF के तहत राज्य को भी हम राशि देने वाले। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन आ गया, उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार को भी सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार भी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में किसानों को राहत की राशि दे रही है। श्रेयस पटेल। हमारा देश नारियल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल नारियल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है बल्कि 30,779 करोड़ रुपए का योगदान हमारी GDP में नारियल अभी दे रहा है और 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का हमने एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी किया है। दक्षिण के राज्य नारियल प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य है और जैसा माननीय सदस्य ने यहाँ बताया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित पोलाची भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पोलाची क्षेत्र में राइनोसेरस बीटल, रेड पाम बीबल, रूट बिल्ट, गड़ोर डर्मा जैसे प्रमुख रोग एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन रोगों के अटैक के कारण नुकसान यहाँ काफ़ी हुआ है, ये बात सच है और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, दो काम हम लोग कर रहे हैं। एक, इन रोगों से निपटने के गंभीर प्रयास। जो रोग मैंने बताए माननीय अध्यक्ष महोदय, कीट और रोग प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने व्यापक आकलन और नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से मैं भी स्वयं भी कोयम्बटूर गया था। 18 अगस्त 2025 को हमने एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया जिसने प्रभावित, विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रभावित जिलों का दौरा किया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों के साथ बैठकर मूल्यांकन भी किया और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अल्पकालिक रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण कार्रवाई जैसे जैविक नियंत्रण पद्धतियों का उपयोग, परजीवी उत्पादन केंद्रों का विस्तार, वैज्ञानिक छिड़काव, इन तकनीकों को अपनाकर इन रोगों पर काबू पाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक रूप से मृदा पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी दलों का गठन, एकीकृत कीट प्रबंधन को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ब्लैक हेडेड सुंडी और व्हाइट फ्लाई समूह के नियंत्रण हेतु परजीवी कीटों का विमोचन, प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण
यांत्रिक सफाई, जैव कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक समय निर्धारण पर आधारित छिड़काव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे थे, हमने इस पोलाची क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग किसान, खंडित जोतें होती है, उनकी असंगत उत्पादकता होती है, सीमित आधुनिक तकनीकी नारियल के उत्पादन को और विकास को बाधित करती है, इसलिए कलेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो छोटे किसानों को संगठित समूहों में जोड़कर वैज्ञानिक कृषि, नर्सरी, सटीक सिंचाई, कीट निगरानी जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुंच प्रदान करता है, हमने सीडीपी बनाने का वहाँ फैसला किया था, वो अभी प्रक्रिया में है। कच्चे नारियल और कोपरा पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के मूल्य के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित करती है, इसलिए सीडीपी के माध्यम से आधुनिक कोपरा ड्रायर, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल दूध, नीरा जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की इकाइयां भी इस सीडीपी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। कोयम्बटूर की ये पास है, इसलिए अच्छी लॉजिस्टिक सुविधा भी वहाँ है और प्रोसेसिंग का काम भी बहुत अधिक किया जा सकता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्तावित किया है कि वह एक नारियल के क्लस्टर को हम लोग स्थापित करेंगे। प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय चल रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के नियंत्रण के बारे में निवेदन किया। रूट बिल्ड रोग, बट रॉट, स्टेम ब्लीडिंग रोग, लीफ स्पॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, फूट रॉट, लीफ ब्लाइट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम ये और विचार कर रहे हैं कि ये रोग आते हैं कई बार क्लीन प्लांट ना होने की वजह से, और इसलिए नारियल के क्षेत्र में भी हम नर्सरी भी लगाने का, नारियल हमारा जो बोर्ड है अच्छे पौधे उत्पादित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है, और इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी एक शुरू करके हम बड़ी मात्रा में क्लीन प्लांट नारियल के हम वहाँ नर्सरी में तैयार करके किसानों को दे पाएँ, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर प्रयत्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के संदर्भ में बात कही थी तो संपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों के लिए कही थी। चक्रवात इत्यादि के द्वारा भी अगर पेड़ उखड़े हैं और फसल खराब हुई है तो वहाँ भी नए बागों को लगाने के लिए नारियल बोर्ड वहाँ सहायता प्रदान करता है। मैं एक बार और विस्तार से माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके वहाँ क्या उपाय आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप से तो राज्य सरकार को करना है। हम राज्य सरकार को मदद करने का काम करते हैं, तो नारियल विकास बोर्ड जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्री अनूप संजय दोत्रे। क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हमने इस बार भी देखा, लगातार 6 महीने तक बारिश होती रही, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और सारी दुनिया के सामने ये संकट खड़ा है। इसलिए उन्होंने जीरो नेट का 2070 तक एक लक्ष्य भारत के सामने रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरों से भारत की कृषि को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है, और मुझे बताती है प्रसन्नता है ये माननीय सदस्यगण यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियाँ। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी
फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में आईसीआर ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का उत्पादन घटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी बचे, क्योंकि हमारे कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहाँ जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को पानी के पहुँचाना और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि एक एक बूंद पानी का ठीक उपयोग करेंगे। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसमें 1,06,00,000 हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर करने का काम किया गया है, जिससे 97 लाख किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री विजनरी है, दूरदर्शी है। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल हेल्थ को भी खराब कर रहा है, और अगर ये असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन पिछले साल ही लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं और 18 लाख हेक्टेयर में कम से कम हम प्राकृतिक खेती कर पाएँ, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 लाख से ज़्यादा किसान इसके लिए तैयार हुए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज़्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए, और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं, और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता, और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की ज़रूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं, ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हमने शुरू की है। तो कोशिश हमारी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए अनेकों प्रयास भारत सरकार कर रही है। सप्लीमेंट्री माननीय। Sir, my supplementary question is, what effort has the government made to promote sustainable agriculture in Maharashtra? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी हमने इन परिस्थितियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है, और आईसीआर की एक परियोजना नीकरा, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार, उसका क्रियान्वयन हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, और जिला स्तर पर भी, केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर भी कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने का काम करती है। नीकरा के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम नांदेड़ और बीड़ जैसे 2 जिलों को अत्यधिक जोखिम वाला जिला माना गया है, हम वहाँ कर रहे हैं। और नंदुरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर और उस्मानाबाद जैसे 11 जिले जो अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं, इनमें नीकरा के इनमें से 6 जिलों में अहमदनगर, बीड़, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद में नीकरा के पायलट प्रोजेक्ट हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में सामुदायिक तालाब, चेक डैमों की डिसिल्टिंग, जलकुंड, सोयाबीन, बाजरा और कपास में नाली सिंचाई, ट्रांस ब्रांड तैयार करना, कपास और चना में सूक्ष्म सिंचाई,
फलों और सब्जियों में मल्चिंग, लघु अवधि सोयाबीन और काबुली चना की किस्में, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग, बहुत से प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से अगर बताऊं तो अनेकों प्रयास नीकरा के माध्यम से महाराष्ट्र में खेती जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचे, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर ड्राफ्ट बोर क्राफ्ट की योजना भी हमारी क्रियाशील हमने की है, और पशुपालन जैसे कामों पर भी क्या असर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसका अध्ययन भी हम वहाँ निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी पीडीएमसी योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब तक राज्य को 3021 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं और 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। लगभग 11 लाख किसानों को लाभान्वित भी किया गया है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सारे प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का राज्य सरकार के सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं।